जय सिया राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ साइको और टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा भाग, जिसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपके बीएसटीसी, पीजीटी और रीट जैसी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। का 26वां प्रश्न है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था, यानी कि अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 2 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर 3 19वीं शताब्दी में, या ऑप्शन नंबर 4 20वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी के अंदर चला था बाल अध्ययन आंदोलन अमेरिका के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने स्थापना की, यानी कि इनमें से किसकी स्टैनली हॉल ने स्थापना की। तो इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। तो इन दोनों में से किसकी स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी, इसमें आपको सही उत्तर देना है। ये थे आपके ऑप्शंस। इनमें से चाइल्ड स्टडी ऑफ सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, इन दोनों की ही स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा ए व बी दोनों, यानी कि जो पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन हैं वो दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, यानी कि वर्तमान के अंदर जो हम आधुनिक नाम है बाल मनोविज्ञान का वह क्या है, उसके बारे में हमको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बाल विकास, ऑप्शन नंबर 2 विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ये थे आपके 4 ऑप्शंस। इसमें से आपको बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा वो होगा बाल विकास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल विकास। अब बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। अपना 29वां क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देना है। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा जो आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल विकास का विस्तार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा बाल विकास का विस्तार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वह नियम है, यानी कि हम जो अपना कार्य करते हैं वह उसे हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करके फिर वह कार्य करते हैं, तो उस नियम को क्या कहते हैं। इस प्रश्न के लिए अपने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन नंबर 3 संतोष का नियम, ऑप्शन नंबर 4 आंशिक क्रिया का नियम। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ऑप्शन नंबर 4, ये होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, सीखने का सूझ का सिद्धांत देने, यानी कि इनमें से किन्होंने सीखने का सूझ का सिद्धांत दिया। इन चारों में से आपको उत्तर देना है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगालियों का, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसीसियों का, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजों का। इसमें से आपको सही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्टवादियों का, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि सीखने का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि। इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, उपयुक्त सभी। इन चारों में से कौन से सही उत्तर हो सकता है आपके अनुसार इस प्रश्न का।
तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने संतान को बुद्धू या मूर्ख नहीं कहे, क्योंकि वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढने लगते हैं उनके बच्चे, इसलिए माता पिता को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया गया। पीछे हमारे प्रश्न आया था सीखने का सूझ के सिद्धांत किसने दिया था। अब ये प्रश्न है कि इस सिद्धांत के अंदर किस जानवर का प्रयोग किया गया था। तो उस जानवर के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बंदर, ऑप्शन नंबर 2 चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता और ऑप्शन नंबर 4 बिल्ली पर। इन चारों में से किस जानवर का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 34 है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सरल, बी कठिन, ऑप्शन नंबर 3 सरल से कठिन, ऑप्शन नंबर 4 अगर सरल होगी तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा, अगर कठिन होगी तो सीखने में बहुत ही परेशानी होगी। अगर सरल से कठिन होगी तो आसानी से सीख भी सकता है, जिसमें वह पहले सरल सीखेगा उसके बाद धीरे धीरे कठिन सीखेगा। अगर शुरुआत में अगर उसे कठिन सिखा दिया जाए तो वह सीख नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरल से कठिन। ऑप्शन नंबर 3 सरल से कठिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है, यानी कि प्रशिक्षण स्थानांतरण है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रकार का, ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर 3 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर 4 प्रकार का। तो ये है 4 ऑप्शन, इसमें से आपको सही उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार का प्रेक्षण स्थानांतरण होता है। तो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन से थे। यानी कि ये अब क्वेश्चन इस प्रकार का है कि इसमें मैंने आपको तीनों नियम ही बता दिए हैं। ये 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या उपयुक्त सभी। ये है 4 ऑप्शन। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पहले बता दिया 3 नियम है, तो ये तीनों नियम आपके इधर दिए हुए हैं। पहला नियम तत्परता, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यानी कि कोहलर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है, उस अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 अनुक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। ये थे आपके लिए जो 4 ऑप्शन जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह किसने दिया था, यह दिया था आपके कोहलर महोदय ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, सीखना है एक, यानी कि सीखना क्या है। सीखना एक परिवर्तन है, सीखना एक विकास है, सीखना एक अनुकूलन है या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सीखना एक परिवर्तन भी है, सीखना एक विकास भी है, सीखना एक अनुकूलन भी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीखना सभी है। सीखना इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सीखना परिवर्तन भी है, विकास भी है और अनुकूलन भी है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सीखने की गति निर्भर करती है, यानी कि सीखने की गति इनमें से चारों में से किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने वाले की रुचि पर, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा पर, ऑप्शन नंबर 3 सीखने वाले की प्रेरणा पर या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो
क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर हो जाएगा आपके लिए, तो इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सीखने की गति सीखने वालों की रुचि पर भी निर्भर करती है, जिज्ञासा पर भी निर्भर करती है और सीखने वाले की प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। यानी कि इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि इन चारों में से किस महोदय ने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रश्न दिए ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हल ने, ऑप्शन नंबर 2 फ्रायर ने, ऑप्शन नंबर 3 पावलन ने या ऑप्शन नंबर 4 कोहलर ने। इनमें से किस महोदय ने ऑप्शन नंबर अर्थात इनमें से किस महोदय ने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हल ने ही इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हल महोदय ने किया था। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यानी कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 पुनर्बलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर 4 सदृश्यकरण का सिद्धांत। इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अपना 42वां क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। यानी कि अधिगम के लिए मुख्य चालक इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 3 पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 4 सहपाठी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा आवश्यक है अधिगम के लिए। अगर बात करें अन्य ऑप्शन की तो शिक्षण विधि भी चाहिए, लेकिन इतना भी जरूर नहीं है। पाठ्य पुस्तकें भी चाहिए, लेकिन सहपाठी ऐसी चीज़ है जो इसमें बहुत कम आवश्यक है। अब तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गेस्टाइल्ट का अर्थ है। यानी कि गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या है इन चारों के अनुसार। इन चार ऑप्शन के अनुसार गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 1 समग्र के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 मशीनों के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 परिवर्तन के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार के रूप में। इन चार ऑप्शन के अनुसार गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समग्र के रूप में। यानी कि गेस्टाइल्ट का सही उत्तर होगा समग्र के रूप में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना 44वां क्वेश्चन है जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह है। यानी कि जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह क्या है। यानी कि अगर हमें कोई भी पहले से प्राप्त अनुभव है और हमारे पास कोई नई समस्या आ गई है तो उसके लिए वह हमारे लिए सहायक होता है वह अनुभव, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 2 धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 4 एक पक्षीय स्थानांतरण या ऑप्शन नंबर 4 इस उपयुक्त सभी। यानी कि इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है जो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक स्थानांतरण। अगर हमारे पास पहले से कोई अनुभव है और उसके रिलेटेड अगर आगे कोई समस्या आती है तो उसे हमें समस्या को हल करने में जो सहायक होता है उसको कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना 45वां क्वेश्चन है हम जो भी नया करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। यानी कि हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेना, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आत्मीकरण के नियम से, ऑप्शन नंबर 2 आंशिक क्रिया के नियम से, ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास के नियम से या ऑप्शन नंबर 4 परिणाम के नियम से। इन 4 नियम में से कौन सा हम जो नया करते हैं उससे आत्मसात कर लेने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर होगा आत्मीकरण का नियम। यानी कि आत्मीकरण के नियम से यह सब कुछ संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीकरण का नियम। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत आधारित है। यानी कि सीखने का सिद्धांत इनके अनुसार, इन चारों ऑप्शन के अनुसार किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जी और जीने दो, तो ये तो नहीं हो सकता।
करो या मरो ये भी नहीं हो सकता। फिर बचा प्रयत्न और भूल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रयत्न और भूल, और ये तो हो ही नहीं सकता, पीछे बचा वाला कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो हमको देना था क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है स्किनर ने प्रयोग किया, यानी कि स्किनर ने इन जानवरों में से किस जानवर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 चूहे पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर 3 कुत्ते पर, या ऑप्शन नंबर 3 बंदर पर, और ऑप्शन नंबर 4 कुत्ते पर। सॉरी, बीच में गलती हो गई थी। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूहे पर ही प्रयोग किया था अपने स्किनर महोदय। यानी किसने किया था? स्किनर महोदय ने उत्तर किया था, अपने प्रयोग किया था चूहे पर। तो ये था इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला प्रश्न है पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में प्रयोग किया, यानी कि पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुभव का सिद्धांत दिया था उसमें किस जानवर को प्रयोग किया गया था। इन चारों में से आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता, ऑप्शन नंबर 2 चूहा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली, और ऑप्शन नंबर 4 बंदर। इन चारों में से आपको सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का आपके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुत्ते पर ही प्रयोग किया था। किसने? पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला प्रश्न है व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। यह कैसा सीखना है? यानी कि व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श करके सीखता है तो वह सीखना कौन सा सीखना कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हुआ प्रत्यक्षात्मक सीखना, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानात्मक सीखना, ऑप्शन नंबर 3 सादृश्यात्मक सीखना, या ऑप्शन नंबर 4 करके सीखना। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यक्षात्मक सीखना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना अगला क्वेश्चन। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं। जब सीखने की प्रक्रिया की प्रगति एक समान रहती है, यानी कि जब अध्यापक किसी विद्यार्थी को सिखाता है या समझाता है तो एक ही गति से सीखता है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, वो सीधी एक ही गति से सीखता जाता है, उसमें कोई ऊपर नीचे वाली गति नहीं होती है, वो सीधा एक ही गति से सीखता जाता है। तो उसमें लिए सही उत्तर उसके लिए कौन सा वक्र सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित रेखीय वक्र, ऑप्शन नंबर 2 उन्नतोदर वक्र, ऑप्शन नंबर 3 नतोदर वक्र, या ऑप्शन नंबर 4 सरल रेखीय वक्र। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सरल रेखीय वक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे। ऐसे ही और एजुकेशनल और राजस्थान की नई भर्तियों संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।